स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशंस। ध्यान से सुनिएगा एक एक टर्म। ये जितने भी पॉइंट्स आज बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको टाइम दूंगा लिखने का। तो पहले प्लीज समझने पे फोकस रखिए, लिखने का टाइम आपको मिल जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट लिख लीजिए बस पहले। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है? ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक तरह है। आपको याद है मैंने इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको बताया था कि किसी भी, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के पास जो टोटल एनर्जी का भंडार है उसका सम, अगर उसको मैं जोड़ दूं तो वो मेरे पास क्या आ जाता है? टोटल इंटरनल एनर्जी। नाउ इंटरनल एनर्जी दो टाइप की होती थी। एक होती थी इंटरनल काइनेटिक, एक होती थी इंटरनल पोटेंशियल। इंटरनल काइनेटिक इज ओनली डिपेंडेंट ऑन, इंटरनल काइनेटिक डिपेंडेंट ऑन मोशन ओनली, मतलब टेम्परेचर ओनली। और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आइडियल गैस में देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो आइडियल गैस में एनर्जी वाज प्योरली काइनेटिक और वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होती थी? टेम्परेचर पे। ठीक है, याद है ये सारी बातें? ये हमने किया था सबसे पहली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स की। अब आ जाते हैं, इसको अप्लाई करने का टाइम आता है। इसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? स्टेटमेंट लिखिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं शॉर्ट में लिखूंगा FLOT। अकॉर्डिंग टू first law of thermodynamics, the amount of heat given or taken out of the system, amount of heat given or taken out of the system is equal to the sum of change in internal energy of system and work done by or against the system. क्या बोला? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द सिस्टम। अब रोक दो और सामने समझो। अब मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आपको टाइम दूंगा तसल्ली से लिखने के लिए। पहले 4-5 चीजें प्लीज समझो। इसमें है क्या? मैथमेटिकली इसको लिखते हैं dq is equal to du plus dw। dq क्या है? हीट गिवन और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। अगर आप इफ हीट इज गिवन टू सिस्टम तो इसको लेते हो पॉजिटिव, और अगर हीट is taken out of the system तो इसको आप लेते हो नेगेटिव। ये बात याद है, पहले भी हमने डिस्कस की थी। अगर आप किसी सिस्टम से हीट, किसी सिस्टम को आप हीट एड ऑन करते हो, देते हो बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी से, तो वो हीट क्या लेते हो आप? पॉजिटिव। किसी सिस्टम से आप हीट बाहर निकालते हो तो उस हीट को क्या लेते हो? नेगेटिव। ये वो dq है। du क्या है? du है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। It is a function of temperature only in case of ideal gases. So if temperature of system increases, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। If temperature of system decreases, तो इसको आप ले लोगे नेगेटिव।
टेम्परेचर बढ़ता है तो पॉजिटिव, टेम्परेचर घटता है तो नेगेटिव। और डी डब्ल्यू क्या था? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है पीडीवी, याद है? इसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क निकाला था। तो अगर इसमें दो सिचुएशंस थी, अगर एक्सपेंशन है, अगर एक्सपेंशन का केस है तो वर्क डन क्या लेते हो? पॉजिटिव। अगर कंप्रेशन का केस है तो वर्क डन क्या ले लेते हो आप? नेगेटिव। तो बेसिकली किसी भी सिस्टम को हीट कितनी आप सिस्टम में डाल रहे हो या किसी सिस्टम में निकाल रहे हो, तो वो दो काम करेगी। एक वो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी और एक वो वर्क करेगी। खुद सोचो, 2 मिनट इसको भूल जाते हैं, एक लॉजिकली सोचते हैं। मैंने आपको बताया था जब आपने किसी सिस्टम को हीट दिया, जब आपने किसी सिस्टम को हीट दिया, खुद सोचो अगर आप वॉल्यूम चेंज नहीं करते तो जितनी भी हीट सिस्टम में दोगे वो मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगी कि नहीं आएगी? सो जो भी आप हीट सिस्टम को दोगे, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। बट अगर वो एक्सपैंड भी हो गया तो कम इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी किस में कंज्यूम हो गई? एक्सपेंशन में। सो जो भी आप टोटल हीट दोगे वो दो काम करेगी। सम पार्ट ऑफ हीट क्या करेगी? टेम्परेचर को चेंज करेगी, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट क्या करेगी? वॉल्यूम को चेंज करेगी। अगर सिस्टम को हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। अगर सिस्टम से हीट बाहर निकालोगे तो टेम्परेचर कम होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, वॉल्यूम भी कम होगा। नॉट डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिचुएशंस कैसे आप निकालते हो। अगर आप सिस्टम से आइसोथर्मली हीट बाहर निकालते हो, जो कि कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम से हीट बाहर निकाली। जब आप सिस्टम से हीट बाहर निकालोगे तो डी क्यू क्या ले लोगे? नेगेटिव। डी यू क्या हो जाएगा? जीरो। अगर आप आइसोथर्मली कर रहे हो तो आपको सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? कंप्रेस करना पड़ेगा। तो अगर किसी सिस्टम को स्लोली कंप्रेस करते हो तो क्या होता है? उसका टेम्परेचर सेम रहता है, बट उससे हीट कहाँ चली जाती है? सराउंडिंग्स में। आइसोथर्मल में यही होता है। स्लोली एक्सपैंड करते हो तो क्या होता है? सिस्टम से, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एंटर कर जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता। अब इन सब चीजों को हम इलैबोरेट करेंगे। पहले इतनी बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको यहां तक बात क्लियर? दोबारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? किसी भी सिस्टम को आप कितनी हीट देते हो या कितनी हीट बाहर निकालते हो, वो दो काम करती है। सम पार्ट ऑफ दैट हीट changes the internal energy of system, means changes the temperature of the system, and some part of it changes the volume of the system, yani does work on or by the system. So dq is equal to du plus dw. ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर है? अब मैं इसको अप्लाई करता हूं मैथमेटिकली और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए इसकी एप्लीकेशंस प्लीज ध्यान देंगे। मैं एक बार सारी एप्लीकेशंस, एक बड़ी मेजर एप्लीकेशन से पहले रुक जाऊंगा, वो फिर आपको उससे पहले का लिखना होगा। पहले समझिए, बेटा लिखना छोड़ दो, समझने पे ध्यान दो इसकी एप्लीकेशंस, क्योंकि अगर एप्लीकेशंस क्लियर हो गई तो न्यूमेरिकल्स अपने आप हो जाएंगे। इसकी पहली एप्लीकेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसे अप्लाई करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में? जब हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, अगर टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? जीरो। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम remains same, due to which there will be no change in internal energy of the system. सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब du की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो du क्या हो जाएगा? जीरो। क्या ये बात सबको समझ में आती है?
ऑनलाइन सबको ये बात समझ में आती है कि du 0 क्यों है? अवनी, चित्रा, सबको क्लियर है बेटा du 0 क्यों है? ठीक है, ओके। du की वैल्यू 0 है, तो इसमें अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, इसमें अगर अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वो कैसे लगेगा? वो लगेगा dq इज इक्वल टू 0 प्लस dw, मतलब dq किसके इक्वल हो जाएगा? pdv के। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इफ dq is positive, this implies dw is positive। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में इसका मतलब आइसोथर्मली इफ अ सिस्टम इज एक्सपैंडेड isothermally, then heat must be given to system। हाँ कि ना? यही मतलब हुआ। dq पॉजिटिव है, dw पॉजिटिव है। dw पॉजिटिव का मतलब एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है तो dq पॉजिटिव मतलब सिस्टम में हीट क्या हो रही है? एंटर कर रही है। तो इसका मतलब अगर आप आइसोथर्मली एक्सपैंड करना चाहते हो तो आपको सिस्टम को हीट क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा सिस्टम ले लिया जो चारों तरफ से इंसुलेटेड है और फिर आप एक्सपैंड करोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, तब क्या होगा? टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। ठीक है। दूसरा इसी में ही, अगर dw नेगेटिव है, dw नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? dw नेगेटिव का मतलब हुआ कंप्रेशन। अगर dw नेगेटिव है इसका मतलब dq की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इट मींस दिस इंप्लाइज इफ सिस्टम इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, then heat must be taken out of system। आइसोथर्मली अगर आप सिस्टम को कंप्रेस करोगे तो आपको हीट बाहर निकालनी पड़ेगी सिस्टम से, नहीं तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। ये दो सिचुएशन क्लियर। सेकंड, अगर यही एडियाबैटिक प्रोसेस होती, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? क्या होता है बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस? नो हीट इज गिवन और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है नो हीट इज गिवन और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब dq की वैल्यू क्या हो गई? 0। अगर dq 0 है इसका मतलब du प्लस dw क्या हो गया? 0। इसका मतलब du किसके बराबर हुआ? माइनस dw के। हाँ कि ना? du इस केस में कितना आया? माइनस dw के। मतलब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे आप खुद सोचो। इफ dw इज पॉजिटिव देन du इज नेगेटिव। dw पॉजिटिव कब होता है? एक्सपेंशन, दैट इज इन केस ऑफ एक्सपेंशन टेम्परेचर फॉल्स। dw पॉजिटिव मतलब एक्सपैंड हुआ, du नेगेटिव होने का मतलब टेम्परेचर क्या हो गया? फॉल कर गया। तो अगर आप किसी सिस्टम को एक्सपैंड करते हो तो उसका टेम्परेचर फॉल कर जाता है। ये रहा वो रीजन जो इतने दिन से मैं बोल रहा हूं। आपने सिस्टम को एक्सपैंड किया तो उसका टेम्परेचर फॉल कर गया। ऐसा भी हो सकता है ना करे, किस केस में? आइसोथर्मल के केस में। सो अगर हम सडनली एक्सपैंड करते हैं तो सिस्टम को टाइम ही नहीं मिलता सराउंडिंग से हीट लेने का, तो इसीलिए टेम्परेचर फटाक से फॉल कर जाता है। उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाए, दैट्स अ सेपरेट इशू कि अगर आपका इंसुलेटेड वॉल्स नहीं है तो। बट अगर वॉल्स इंसुलेटेड है, चारों तरफ से बंद है, तब आप एक्सपैंड करो तो टेम्परेचर फॉल करेगा ही करेगा।
क्योंकि ना सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एंटर नहीं हो सकती। सो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब ऐसा सिस्टम या इंसुलेटेड सिस्टम है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, अगर आप उसमें एक्सपेंशन करते हो, एक्सपेंशन करने का मतलब dW क्या होता है, पॉजिटिव, तो du क्या होगा, नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हर हालत क्या करेगा, फॉल करेगा। दूसरा, अगर dW नेगेटिव है तो du क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हाँ कि ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। dW नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, dW नेगेटिव का मतलब हुआ कंप्रेशन, dW पॉजिटिव का मतलब क्या था, एक्सपेंशन, dW नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन। दैट इज इन केस ऑफ कंप्रेशन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम राइजेस। अगर आप कंप्रेशन करोगे तो टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ेगा। क्या ये सबको समझ में आया? ऑनलाइन सबको ये दोनों क्लियर है बेटे? थानिता, हर्षल, हुनर, कबीर, सांची, शिवनाथ, श्रीराम, समृद्धि, पारखी, आप सबको क्लियर है बेटा? प्लीज यहां तक लिखो पहले, आगे ध्यान दीजिए। और देखिए, दो हो गए, एक हो गया आइसोथर्मल, दूसरा हो गया एडियाबैटिक। अब तीसरा देखते हैं, थर्ड है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। अब इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब dW जो कि PdV था वो क्या हो जाता था, जीरो। तो इसमें अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊंगा तो वो कैसे लगेगा, dQ इज इक्वल टू du प्लस जीरो, हाँ कि ना। अब इसमें dQ क्या हो जाएगा, NCV dt, du की वैल्यू ये आ गई। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो dQ, Q क्या होता है, NC डेल्टा थीटा या डेल्टा T। आपको याद है ना, हीट को आप क्या लिखते हो, M स्मॉल c dt। वो जब मासेस होता है तब यूज करते हो, गैसेस में अगर मोल्स यूज करते हो तो कैपिटल C यूज करते हो। कैपिटल C क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो इसमें क्या यूज करते हो, हीट इज इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल्स इंटू कैपिटल C इंटू dt। अब यहां पे क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कैपिटल C कौन सा होगा, CV। तो du कितना आ गया, NCV dt। और इसको एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो NCV dt, NCV dt, ये किसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे हमेशा, du के लिए। चाहे सिचुएशन में कांस्टेंट वॉल्यूम हो चाहे ना हो, du हमेशा NCV dt होगा। क्यों, अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। यहां तक बात समझ में आई? ये हो गया आपका आइसोकोरिक प्रोसेस में। चौथा, अगर आपको आइसोबारिक प्रोसेस में लगाना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोबारिक उसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो अब आप dQ को क्या लिखेंगे, NCP dt, हाँ कि ना। जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तब आपने हीट को क्या लिखा, NCV dt। पिछले केस में dW ये था और dQ कितना था, NCV dt। तो अब हमने क्या किया, dQ की वैल्यू कितनी होगी, NCP dt। इसमें CP क्या है, CP है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे लगाएंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर लगाऊं तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw, इसमें सब कुछ होगा। dq की जगह क्या यूज होगा? ncp dt, du रहेगा और dw कितना हो जाएगा? pdv। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लगता है किसमें? जब हम बात करते हैं किसकी? आइसोबारिक प्रोसेस में। इसमें dv जीरो थोड़ी ना, p प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर थोड़ी ना जो जीरो हो जाए। तो इसमें कुछ भी जीरो नहीं होगा, du भी होगा, dw भी होगा और dq भी होगा। और dq में क्या यूज करोगे? ncpdt, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कौन सा है? कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा कब कब अप्लाई करते हैं? सपोज आपके पास हो मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है? मेल्ट करना है। मेल्ट करने का मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन करना है। सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो dq क्या हो जाएगा? मास इनटू लेटेंट हीट, स्टेट चेंज हुई। तो मेल्टिंग प्रोसेस है तो सॉलिड को आपने किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यस और नो? होगा कि नहीं? dw कितना होगा? 0, बिकॉज वॉल्यूम रिमेन सेम। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होती है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आपने बचपन में क्वेश्चंस पढ़े होंगे, अ सिलेंडर इज रिकास्ट इनटू अ कोन। तो वो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते थे? सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कोन में कन्वर्ट कर देते थे। क्यों? सिलेंडर को मेल्ट किया, कुछ वॉल्यूम ऑफ मैटर मिल गया, वो मैटर अब आपने कोन में कन्वर्ट कर दिया। तो रिकास्टिंग वाले केसेस में क्या क्या कांस्टेंट रहते थे? वॉल्यूम। हाँ, अगर लिक्विड से गैस होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि गैस पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। पर मेल्टिंग केस में, मेल्टिंग के केस में आप क्या कर सकते हो? वॉल्यूम कांस्टेंट मान सकते हो। तो dw कितना हो जाएगा? 0। अब इसमें अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे क्या हो जाएगा? dq इज इक्वल टू du प्लस dw की जगह आ गया 0। तो यहां dw कितना होगा? मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब बात जरा ध्यान से सुनना। कई बार पूछ लिया जाता है, टीचर वाइवा में भी पूछ लेता है, अदरवाइज भी पूछा जा सकता है, आपके दिमाग में भी आ सकता है। स्टेट चेंज जब होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो du 0 होना चाहिए। du किस पे डिपेंडेंट है? इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर ओनली। पर वो सिर्फ किस में होती है? गैस में। ये गैस नहीं बात हो रही, ये किसकी बात हो रही है? सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन की। वो सिर्फ किस में था? जब गैसेस की बात हो। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इससे ये कह सकते हैं कि सॉलिड्स की इंटरनल एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा इंटरनल एनर्जी किसकी होती है? लिक्विड की। और सबसे ज़्यादा इंटरनल एनर्जी किसकी होती है? गैसेस की। क्योंकि आप हीट दे रहे हो तब वो स्टेट कन्वर्जन हो रहा है, भले ही टेम्परेचर सेम हो। ठीक है, समझ में आ गया? वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए कि एक गैस है उसका कुछ टेम्परेचर है, आइडियल गैस, वो भी आइडियल गैस। आइडियल गैस का जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा तब तक इंटरनल एनर्जी सेम होगी। बट अब मैं लिक्विड और गैसेस में ऐसा नहीं बोल सकता, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, ठीक है। इसी तरह से अगर यही बॉइलिंग प्रोसेस होता, इस पे बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत। बॉइलिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? बॉइलिंग प्रोसेस का मतलब हुआ कन्वर्जन हुआ लिक्विड से गैस में। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हुआ तब आपने हीट दिया, स्टेट चेंज हुआ। अब dq कितना हो जाएगा? मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहले क्या था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। LF क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। अब लिक्विड से कन्वर्जन हो रहा है गैसेस में, LV क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
अब dw जीरो नहीं होगा, अब dw जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉल्यूम गैस का बहुत ज्यादा हो जाता है। वॉल्यूम गैस कितना ले लेती है? जितना पूरा स्पेस हो उसको पूरे को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो अब अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ लगाएंगे, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अब लगेगा dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो अब आप लगाओगे मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। चेंज इन वॉल्यूम हुआ ना, अब गैस फाइनल वॉल्यूम हो गया और लिक्विड क्या हो गया? इनिशियल वॉल्यूम। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्या यहां तक बात सबको समझ में आती है बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? यहां तक ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर है? आप Yes, सबको sir. क्लियर है बेटे? ठीक है, प्लीज यहाँ लिखिए एक एक चीज को। ये जो मैंने सिक्स्थ वाला बताया, इस पे पेज बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो इस पेज पे याद करने वाले जो दिल से हैं वो दो बातें हैं कि एक इंटरनल एनर्जी में चेंज हमेशा NCV/dt लोगे। दूसरा, जब भी सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन होगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा, और लिक्विड से गैस कन्वर्जन होगा तो वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा। और इस पे बेस 6th पॉइंट पे बेस न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इतना लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है इसकी अगली एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन एग्जाम में एज अ क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क में पूछी जाती है। इसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। ये एज ए डेरिवेशन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। मेयर्स फॉर्मूला है क्या? ये Cp माइनस CV इक्वल टू R। इसका प्रूफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में कि प्रूव दैट Cp माइनस CV इक्वल टू R, या नाम से बोल देगा मेयर्स फॉर्मूला निकालो। क्या करोगे? ध्यान देंगे सब लोग। मेरे पास एक सिस्टम मैंने कंसिडर किया, फिटेड विद अ पिस्टन। इसमें रख दी n मोल्स ऑफ आइडियल गैस। कंसिडर अ सिस्टम having n moles of ideal gas। क्योंकि हमें देखो Cp और Cv का रिलेशन चाहिए, मतलब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों ही सिचुएशंस में बात करनी पड़ेगी। पहले सिचुएशन ली कांस्टेंट वॉल्यूम की। इफ सिस्टम is given heat at constant volume, then let the change in temperature of system is dt। कांस्टेंट वॉल्यूम है, आपने सिस्टम को हीट दिया और उसका चेंज इन टेम्परेचर हो गया dt। अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो क्या हो जाता है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq हो गया NCV/dt, du और dw क्या है? 0, बिकॉज dw होता है pdv और आपने कांस्टेंट वॉल्यूम किया तो dw कितना है? 0। तो du की वैल्यू हो गई NCV/dt। नंबर 1। यहां तक कोई इशू है तो प्लीज बोलिए। इधर तक नो प्रॉब्लम। मेरे पास एक सिस्टम था, मैंने उसे हीट दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दिया। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दूंगा तो dw की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो जितना हीट दोगे वो क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, क्योंकि dw क्या था? 0। अब क्या किया? दूसरा स्टेप, इसी सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दिया। लेट
Now heat is given to system at constant pressure पहले आपने हीट दिया था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अब आपने हीट किस पे दिया? कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दिया एंड टेम्परेचर चेंज इन द सिस्टम, द टेम्परेचर चेंज ऑफ द सिस्टम इज सेम dt एज बिफोर। मतलब इतनी हीट दी कांस्टेंट प्रेशर पे, इतनी हीट दी कि जितना पहले चेंज इन टेम्परेचर आया था कांस्टेंट वॉल्यूम के टाइम में, अभी भी उतना ही चेंज इन टेम्परेचर आए। तो अब आप अप्लाई करें अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब आप अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको मिलेगा dq डैश इज du डैश प्लस dw डैश। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq कितना हो जाएगा? ncp dt, क्योंकि अब क्या दिया कांस्टेंट प्रेशर पे? du डैश प्लस pdv नंबर 2। दोनों ही केसेस में टेम्परेचर चेंज सेम है, सिंस टेम्परेचर चेंज in both the situations is same, तो du डैश और du बराबर होंगे, होंगे कि नहीं? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। तो अगर टेम्परेचर चेंज सेम है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज दोनों ही केसेस में एग्जैक्ट सेम आएगा कि नहीं आएगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम आएगा, तो फ्रॉम 1 to n3, तो du के बराबर, और du किसके बराबर था? ncv dt के। नंबर 3, सो सब्सटीट्यूट 3 इंटू, आपके पास आया ncp dt इज ncv dt प्लस pdv, लेफ्ट में लाओ n, cp माइनस cv dt इज इक्वल टू pdv नंबर 4। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए, यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करें? आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, अप्लाइंग pv इज इक्वल टू nRT, डिफरेंशिएट करें, pdv इज nRdt नंबर 5। प्रेशर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ गया, क्या बचा? pdv इज इक्वल टू nRdt, सब्सटीट्यूट करें 5 को 4 में, फोर्थ क्या था? ncp माइनस cv इंटू dt इज इक्वल टू pdv की जगह क्या डालेंगे? nRdt। n और dt कैंसिल हो गया, क्या बचा? cp माइनस cv इज इक्वल टू r, मेयर्स फॉर्मूला। आया समझ? ऑनलाइन सबको क्लियर? ठीक, सबको क्लियर है? ऑनलाइन सब बच्चों को समझ में आ गया बेटे? यस सर। नाउ एक और डेरिवेशन होती है जो इस पे बेस्ड है। एक तो ये थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, 7th एप्लीकेशन। 8th एप्लीकेशन इसकी है, इसका नाम है इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज कौन सी होती है? पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने बोला था इसका प्रूफ हम फर्स्ट लॉ में करेंगे, वो ये आ गया। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज कैसे होती है ध्यान दो। इसके लिए हमने कंसिडर किया एन आइसोलेटेड सिस्टम,
so that no heat enters or leaves the system. ना कोई सिस्टम में हीट एंटर करेगी, ना ही सिस्टम से हीट लीव करेगी। तो सबसे पहला काम PV इज इक्वल टू NRT होता है। आप इसे डिफरेंशिएट करें दोनों साइड्स विद रिस्पेक्ट टू T टेम्परेचर। सो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा लेफ्ट साइड में, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। NR कांस्टेंट dt बाई dt कितना हो गया 1। आप कहोगे सर इस केस में तो नहीं आपने लगाया प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये कौन सा सिचुएशन चल रही थी, कांस्टेंट प्रेशर की, तो प्रेशर कांस्टेंट था तो डेरिवेटिव से बाहर आ गया। इस केस में जो अब एडियाबैटिक चेंज की बात कर रहा हूं, इसमें ना तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ना ही टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सिर्फ हीट एक्सचेंज नहीं होती, बाकी कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता। तो अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, यहां से dt की वैल्यू आई PdV प्लस VdP अपॉन NR रख लो। अब अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या बोला, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq क्या है 0, एडियाबैटिक के लिए नो हीट इज गिवन, नो हीट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। dq की वैल्यू क्या होती है 0। सब्सटीट्यूट करें आगे की वैल्यूज, 0 इज इक्वल टू n cv dt प्लस p dv। अगले पेज पे कर देता हूं। 0 इज इक्वल टू du की वैल्यू n cv dt प्लस वर्क डन होता है p dv। dt की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन आपने निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन p dv प्लस v dp अपॉन nr। सब्सटीट्यूट करो यूजिंग फर्स्ट, सो n cv p dv प्लस v dp अपॉन nr प्लस p dv इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने dt डाला है, n कैंसिल हो गया, LCM लीजिए, r क्रॉस मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया, cv p dv प्लस cv v dp प्लस r p dv इक्वल टू 0। दोनों साइड्स डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cv pv। सो cv p dv अपॉन cv pv प्लस cv v dp अपॉन cv pv प्लस r p dv अपॉन cv pv इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूं कितना आया, cv cv कट गया, pp कट गया, dv बाई v प्लस vv कट गया, cv cv कट गया, dp बाई p प्लस r dv बाई v बाई cv। मानते हो, मानते हो यहां तक? नो प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में से dv बाई v कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस r बाई cv प्लस dp बाई p इक्वल टू 0। LCM लो, dv बाई v cv प्लस r बाई cv प्लस dp बाई p इक्वल टू 0। LCM लूंगा, यही होगा। cv प्लस r क्या होता है, cp होता है, तो ये आ गया dv बाई v इंटू cp बाई cv प्लस dp बाई p इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, cp को cv प्लस r लिख दिया, cp माइनस cv r के इक्वल होता है। अब cp बाई cv क्या होता है, गामा, तो गामा dv बाई v प्लस dp बाई p इक्वल टू 0। क्यों किया मैंने,
गामा की वैल्यू CP/CV होती है। अब कर दे इंटीग्रेशन दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। गामा इंटीग्रेशन dV/V प्लस इंटीग्रेशन dP/P कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो जीरो का इंटीग्रल हमेशा क्या लिखोगे? कांस्टेंट। इंटीग्रेशन जीरो कभी मत लिखना, डायरेक्ट वैल्यू लिखना। अब डालो वैल्यू, गामा dV/V का इंटीग्रेशन log V, dP/P का log P कांस्टेंट। log की प्रॉपर्टीज लगाओ, log V टू पावर गामा log P इक्वल टू कांस्टेंट, log A प्लस log B log AB। log उधर जाता है, बनता है एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, PV रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आ गई इक्वेशन। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंजेस। ये जो इक्वेशन का प्रूफ है, proof is to be done only if done in school। अगर स्कूल में कराएंगे, कोर्स में आपके होगा तो कीजिएगा। 50-50 होता है, कुछ स्कूल्स कराते हैं, कुछ नहीं कराते। जो जिनके स्कूल में कराएंगे वो करेंगे, जिनके स्कूल में नहीं कराएं वो छोड़ सकते हो। बट ये 101% आता है। ठीक है, ये सारा था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल्स किस बेसिस पे आते हैं? मैंने पहले ही बताया, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड आएगा, आपको हीट देगा, इंटरनल एनर्जी देगा, आपको वर्क डन निकालना होगा, या हीट और वर्क देगा, कहेगा इंटरनल एनर्जी निकाल दो। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, दूसरे में मेल्टिंग प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली बॉइलिंग वाले, वो वाले बहुत सारे हैं। तो असाइनमेंट में इसके क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे नेक्स्ट क्लास तक अटेम्प्ट चाहिए सारे। सो जितना ये काम था ये अच्छे से लिख के आप याद करेंगे, प्लस असाइनमेंट के अब 25 तक मैंने कहे थे, उसके 3-4 क्वेश्चन बीच में छोड़े थे, प्लस एंड तक जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अब बाय नेक्स्ट क्लास अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।